टर्म बेसिक यूनिट से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब एक पूरा बड़ा यूनिट बनाने के लिए छोटे यूनिट्स का कई संख्याओं में कंबाइन होना। तो हमें बताइए कि क्या ये दीवार बेसिक यूनिट से बनी हुई है? जी हाँ, हालांकि ये देखने में एक दीवार लगती है, लेकिन ये वास्तव में कई सारी ईंटों से बनी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ईंटें दीवार की बेसिक यूनिट है? जी बिल्कुल। और ये ईंटें किस से बनी हुई हैं? ये आमतौर पर क्ले और शेल से बनी होती हैं, लेकिन अगर हम इसे और आगे डिवाइड करें तो हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां से और आगे डिवीजन मुमकिन नहीं है। और इस स्टेज को क्या कहते हैं? जी हाँ, हम एटॉमिक स्टेज पर पहुंच जाएंगे। हम ये हमारे पिछले कुछ वीडियोस से सीख रहे हैं। अब चलिए एटम्स के इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। आप एटम्स को सरल शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एटम्स कोई भी मैटर के छोटे और डिवाइड ना होने वाले यूनिट्स होते हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि एटम्स और आगे डिवाइड नहीं किए जा सकते? शायद हाँ, या उनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हम इनके बारे में कैसे जान सकते हैं? हमें केमिस्ट्री के पायनियर्स का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सके, जिस कारण एटम्स को डिटेल में पढ़ना बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले चलिए ये जानते हैं कि कैसे पुरानी युग के पायनियर्स ने एटम्स को देखा और उनके बारे में पढ़ा। हम जानते हैं कि 18वीं सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स के बीच का फर्क जान गए थे, और डाल्टन द्वारा आगे लाई गई एटॉमिक थ्योरी ने भी एटम्स के कॉन्सेप्ट पर कुछ रोशनी डाली। हालांकि उस समय तक बहुत से एलिमेंट्स के बारे में जाना नहीं गया था, इसलिए साइंटिस्ट ने सुविधा के लिए एलिमेंट्स को सिंबल्स देना बेहतर समझा। इस प्रकार एलिमेंट्स के एटम्स को ये सिंबल्स दिए गए थे जो हम यहां देख सकते हैं। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल के अंदर एक डॉट यूज किया गया था, सिल्वर को सर्कल में एस यूज करके, एंड सो ऑन। लेकिन समय के साथ नए एलिमेंट्स के आविष्कार से सिंबल्स को यूज करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, खास करके जब उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता था। तब क्या हो सकता था? बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से सुझाव दिए, और उनमें से एक थे स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस। उन्होंने सुझाया कि सिंबल्स की बजाय हम एलिमेंट्स के नाम में सिर्फ 2 लेटर्स यूज करके भी उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सुझाव से बहुत मदद मिली। खैर, जल्द ही इसका एहसास हो गया था कि एलिमेंट्स के नाम या तो उनके अपीयरेंस, प्रॉपर्टीज या जिस जगह से वो पहले खोजे गए थे उस पर आधारित थे। इसके साथ ही नेमिंग कन्वेंशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल गया। बाद में IUPAC की स्थापना से कई ऐसे नॉमेनक्लेचर प्रॉब्लम्स का हल हो गया था। एक सेकंड रुकिए, IUPAC से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ये एक कमिटी है जो केमिस्ट्री के सारे नियमों और कॉन्डक्ट्स को स्थापित करने से संबंधित है। एलिमेंट्स को नाम देने से सभी स्टैंडर्ड सेट करने तक बहुत से फंक्शंस IUPAC द्वारा किए जाते हैं। तो बहुत सालों बाद IUPAC ने एलिमेंट्स को सिंबॉलिकली नेम करने का नियम सेट किए। बर्जीलियस के आइडिया को आगे बढ़ाते हुए कमिटी ने सुझाया कि एटम्स को उनके पहले लेटर्स को अपर केस में लिख के सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H। लेकिन हम क्या करेंगे अगर हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम सेम लेटर से शुरू होता हो? तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम पहले लेटर के बाद वाले लेटर्स को ले लेंगे, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली लोअर केस में ही लिखेंगे। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। हम हीलियम के लिए He यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए Al, कोबाल्ट के लिए CO, एंड सो ऑन। यहाँ कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स ऐसे हैं जहां दूसरा लेटर एलिमेंट के नाम का अगला लेटर नहीं है, जैसे कि क्लोरीन के केस में हम Cl लिखते हैं। अंत में कुछ एलिमेंट्स को ग्रीक और लैटिन नाम भी दिए गए थे, तो इन एलिमेंट्स के सिंबल्स भी इन नामों पर आधारित थे। क्या आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स गेस कर सकते हैं? हम हमेशा देखते हैं कि सोडियम को Na लिखा जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? जी हां, क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। उसी तरह हमारे पास K से कैलियम है, जो कि पोटेशियम है, और आयरन के लिए उसके लैटिन नाम से Fe है। इसी तरह हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे एक यूनिक नाम और सिंबल है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट किए जाते थे और अब ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और कुछ अनोखे एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं जो कई साइंटिस्ट ने पास्ट में किए थे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे आने वाले वीडियोस देखने होंगे।